स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स। मैं जानती हूँ कि आज हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है, पर फिर भी सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आप फाइनली एंड सक्सेसफुली क्लास 9th को कंप्लीट करके क्लास 10th में आ चुके हैं। मुझे पता है इस टाइम पर आपके माइंड में बहुत मिक्स्ड फीलिंग चल रही होंगी, लाइक थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा प्रेशर और शायद थोड़ा सा डर भी। और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि क्लास 10th आपकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम ईयर होने वाला है। और जब भी बोर्ड वर्ड सुनते हैं ऑटोमेटिकली प्रेशर फील होने ही लगता है। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपका ये डर काफ़ी हद तक कम और शायद ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल फियर ऑफ क्लास 10th, हाउ टू सेट targets, how to make study plans, how to make and follow timetable, role of self study, mistakes to avoid in class 10th. सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सभी ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इन सभी को समझेंगे। और आपके मन में जो भी डाउट है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई शक, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ फियर ऑफ क्लास 10th, इज़ इट रियल और मिथ। सबसे पहले जो लोग कहते हैं ना कि क्लास 10th बहुत डरावना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो क्या ये सच है या फिर मिथ है, कि कोई अफवाह है? तो बच्चों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, क्लास 10th डिफ़िकल्ट नहीं होती है, क्लास 10th इम्पॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट में डिफरेंस होता है। बोर्ड एग्ज़ाम कोई अलग सिलेबस से नहीं आता है, पेपर वही एनसीईआरटी से आता है जो कि आप रोज़ पढ़ते हो, आप अपने क्लास में पढ़ते हो, आप अपनी सेल्फ स्टडीज़ में भी एनसीईआरटी को पढ़ते हो। तो बेटा, पेपर वही एनसीईआरटी बुक से आता है जिसको आप रोज़ पढ़ रहे हो। अगर आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, तो क्लास 10th बिल्कुल मैनेजेबल है, डर नहीं लगता है आपको। ठीक है बेटा, क्लास 10th इम्पॉर्टेंट ईयर है आपके लिए, बट नॉट इम्पॉसिबल, नॉट ओनली फॉर टॉपर्स। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जो क्लास 9th में टॉपर्स हैं, ठीक है, ये सभी के लिए है। आपको क्या करना है, सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग करनी है एंड कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करना है। सक्सेस विल श्योरली आपके पास आएगी ही आएगी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा बड़ा मुकाम नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। और बेटा, डर तब लगता है जब आपकी प्लानिंग नहीं होती। आज की वीडियो में हम अपनी पूरी प्लानिंग क्लास 10th की कैसे हम अपने क्लास 10th को स्टार्ट करें, कैसे हम अपने क्लास 10th की पढ़ाई करें, पूरी वीडियो आज की इसी सभी टॉपिक्स पर है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और आप समझने की कोशिश करिए। सेकेंड पार्ट 2 जो है, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट 15 डेज स्ट्रेटजी। सबसे पहले क्या होता है बेटा, क्लास 10th जैसे ही स्टार्ट होता है तो अपने फ्रेंड से रेस लगाना मत शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज़ होते हैं, उसमें सिर्फ आप अपने आप को समझने में, अपने सिलेबस को एनालाइज करने में, अपनी बुक्स को अरेंज करने में, अपने हर सब्जेक्ट के सिलेबस का ओवरव्यू करने में, अपने गोल को डिसाइड करने में लगाइए। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि पहले ही दिन आपकी क्लास स्टार्ट हुई, आपने किसी दूसरे से, अपने फ्रेंड से रेस लगाना शुरू कर दिया। नो, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आपने ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं ये करने हैं। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक्स को अरेंज करिए। और मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, क्लास 10th में सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो होती है वो आपकी एनसीईआरटी होती है। मैं गाइड बुक को प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि 80 to 90% आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से होती है, अगर आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन प्रिपेयर कर लेते हो। ठीक है बेटा, अब हम पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 जो हमारा है वो है टारगेट सेटिंग का, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कैसे आपको टारगेट सेट करने मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो 3 टाइप के आपको टारगेट सेट करने हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है, यानी कि जिसमें आप क्या करेंगे, अपनी बोर्ड की परसेंटेज को अपने ध्यान में लेकर के चलेंगे कि भाई मेरे को 80 प्लस लाना है, मेरे को 90 प्लस लाना है, मेरे को 95 प्लस लेके जाना है। तो ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है आपका, जो कि आप अपनी बोर्ड की परसेंटेज को अपने माइंड में रखते हो। सेकंड, आपका मिड टर्म का टारगेट होना चाहिए, जो कि आप अपनी हाफ ईयरली की परसेंटेज
या फिर अपने प्री बोर्ड की परसेंटेज को लेकर के ध्यान में रखते हो। एंड शॉर्ट टर्म टारगेट से मतलब ये है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट किया या एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट किए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आप अपनी वीकली एनालिसिस करिए। ये आपका सबसे शॉर्ट टर्म गोल होना ही चाहिए। आप क्लास 9th में अगर 70% आपके आए हैं तो 10th में 85 to 90% रियलिस्टिक टारगेट हो सकता है, बट डायरेक्ट 98% का टारगेट सेट कर लेना ये प्रैक्टिकल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट ही रियल ग्रोथ होती है, ठीक है। हर वीक डिसाइड करिए कि इस वीक मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। छोटे टारगेट्स अचीव करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होगा। नेक्स्ट हम 4th पॉइंट में अपनी बात करते हैं, हाउ टू मेक स्टडी प्लान्स, यानी कि हमको स्टडी प्लान्स कैसे करने हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट्स का रहता है कि डेली कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है, कि मैम हमको 4 घंटे पढ़ना चाहिए, कि हमको 6 घंटे पढ़ना चाहिए, कि हमको 8 घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल फार्मूला बताती हूँ। स्कूल डेज़ में आपको 3 to 4 आवर्स की जो फोकस स्टडी है वो इनफ है, ठीक है। आप सबसे पहले तो स्टडी प्लान्स के 3 गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहला तो डेली स्टडी, आपको बीच में कोई भी पॉज या कोई भी ब्रेक नहीं देना है, कोई भी रीज़न क्यों ना हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी दिन आपको कोई भी रीज़न की वजह से अपनी स्टडीज़ को स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए और रिवीजन कंपलसरी है। जो भी आपने स्कूल में पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा या कुछ भी कैसे भी पढ़ा, उसी को एंड ऑफ द डे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। विदाउट रिवीजन आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि हाँ मैंने जो पढ़ लिया वो मुझे सब आ गया। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। याद रखिए कि आपके लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। 6 घंटे बुक्स खोलकर बैठना और बीच में फ़ोन या फिर किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शन हो जाना, ये स्टडी नहीं होती है, ठीक है। 5th पॉइंट हम बात करते हैं आइडियल टाइम टेबल। अब हमारे लिए सबसे आइडियल टाइम क्या होगा, ठीक है, कि हम किस वक्त पढ़ना शुरू करें तो मैम हमें सबसे ज़्यादा याद हो जाएगा। तो बेटा मॉर्निंग में 1 आवर आप अपना रिवीजन के लिए दीजिए, ठीक है। स्कूल टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास पे फोकस करना है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। इवनिंग में जो टीचर ने पढ़ाया है सबसे पहले आप अपनी सेल्फ स्टडी में उसको रिवाइज़ करिए, और उसको रिवाइज़ करते वक्त अगर कोई भी कहीं पर डाउट आता है तो आप उसको मेंशन करिए और नेक्स्ट डे जाकर के क्लास में फिर से टीचर से आप उसके डाउट्स को क्लियर करिए। अब आपको डिवाइड कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। एक सब्जेक्ट आपने लेना है और 1 घंटे के अंदर उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेने हैं। सेकंड सब्जेक्ट आपका चाहे वो मैथ्स हो या फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री, इसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। 30 मिनट्स आपने जो पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए करना है, और 30 मिनट्स में आपको एनालाइज करना है कि आपने जो पढ़ा उसमें कितना आपको समझ आया, कितने में डाउट है, और कितना आपको टीचर से दोबारा से पूछना है। 6th and important point is इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, ठीक है, कि भैया सेल्फ स्टडी की इम्पॉर्टेंस क्या है, सेल्फ स्टडी का मैजिक क्या है। तो बेटा सेल्फ स्टडी इक्वल्स टू रियल ग्रोथ, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये आपकी रियल ग्रोथ है। बच्चों, टीचर्स गाइड कर सकते हैं, टीचर्स मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस आपको अपनी सेल्फ स्टडी से ही मिलनी है। जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। जब आप खुद से आंसर लिखना शुरू करते हो तब आपकी रियल लर्निंग शुरू होती है, ठीक है। डाउट्स क्लियर होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एग्ज़ाम्स का फियर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपको ये डर नहीं लगता जब आप खुद से करने लगते हो कि अरे नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तब धीरे 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 सब कुछ होना शुरू हो जाता है। हर चैप्टर के बाद बुक की एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व करना शुरू करिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को लिख कर याद करिए सो दैट कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को 80% तक कम कर सकें। डायग्राम्स को खुद से ड्रॉ करिए। बच्चे होते हैं ना कि नोट्स बना लिए, डायग्राम्स किसी और से बनवा रहे हैं, नहीं, डायग्राम्स आपको खुद ड्रॉ करने हैं, वो आपकी प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। साइंस में डायग्राम्स प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैथ्स में डेली प्रैक्टिस इज़ कंपल्सरी। नेक्स्ट एंड द 7th पॉइंट इज़ कॉमन डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं कि मैम मैथ्स टफ लगती है, साइंस में डायग्राम्स कैसे प्रैक्टिस करें, टाइम को मैनेज कैसे करें, क्या ट्यूशन पढ़ना ज़रूरी है। तो बेटा अब मैं कुछ कॉमन डाउट्स को बहुत ही आसान तरीके से क्लियर कर देती हूँ कि मैथ्स टफ उन्हीं बच्चों को लगती है जो कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। आप रोज़ाना 10 से 15 क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज से सॉल्व करिए, बट डिफरेंट मेथड्स के। साइंस के डायग्राम्स को आपको कैसे याद करना है,
साइंस को रटना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को रटना नहीं है बेटा। रटना शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए काम कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना ही होगा। ट्यूशन ज़रूरी है। ट्यूशन कब ज़रूरी है? ट्यूशन तब ज़रूरी है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तब आपको ट्यूशन की ज़रूरत है। वरना सिर्फ ट्यूशन ज्वाइन कर लेना सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तभी ट्यूशन आपके लिए ज़रूरी है। मैथ्स में डेली प्रैक्टिस आप अगर करते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साइंस में अगर आपने एनसीईआरटी और डायग्राम्स की प्रैक्टिस रेगुलरली कर ली तो साइंस में आप महारत हासिल कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। ट्यूशन तभी जब आपके कोई भी डाउट्स हैं सेल्फ स्टडी के बाद भी। नेक्स्ट एंड द 8th पॉइंट इज थिंग्स टू अवॉइड इन क्लास 10th। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना कि बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। क्या? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से। क्या करना है आपको? जो चीज़ें अवॉइड करनी क्लास 10th में, लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन, यानी कि पूरा साल तो बहुत आराम से बीत गया है कि चलो ठीक है कल कर लेंगे कल कर लेंगे, बट नहीं, लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फील करवाती है और कुछ नहीं। गाइड बुक्स पर डिपेंड नहीं होना है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि बेटा जितना हो सके एनसीईआरटी को ही प्रिफर करो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़िए। कंपैरिजन विद फ्रेंड्स, नो, आपको अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स के बच्चों से कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है कि वो हाफ ईयरली में 80 ले आया तो मुझे 90 लाने। अगर आप कंपैरिजन की रेस में जाओगे तो अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। तो किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन नहीं करना है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, बेटा बिल्कुल फ़ोन को अवॉइड कर दीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, जिससे कि आपके क्लास 10th का जो बोर्ड है, जो कि आपकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उस पर आप अच्छे से फोकस कर पाएँ, ठीक है। और अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट परफॉर्मेंस से करो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से या किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आपने ये कंपैरिजन करनी कि हाफ ईयरली में मैंने 50+ लाए थे, आपकी प्री बोर्ड में मैंने 70+ किए, अब मुझे 80 या 90+ लेके ही आने। तो बेटा ये आपकी कंपैरिजन हो सकती है। 9th part is and 9th and last point is सक्सेस फार्मूला ऑफ क्लास 10th, ठीक है। आपकी क्लास 10th का सक्सेस फार्मूला क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन प्लस रिवीजन। अगर ये तीनों ही आप करते हैं तो आप 90+ ज़रूर पा सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बता रही हूँ बेटा, इसको फॉलो करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो दिसंबर तक आपका सिलेबस कंफर्टेबली और बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो सकता है। 10th स्ट्रेस का ईयर नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ ग्रोथ का ईयर है। तो स्टूडेंट आज ही डिसाइड करो। और 10th का अगर फियर आपको लग रहा है या किसी भी तरीके का प्रेशर आप अभी भी फील कर रहे हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करिए मुझे और बताइए कि आपको क्या डाउट है, कहाँ पर कौन सा डाउट है। मैं फिर से आपको क्लियर करूँगी। और 10th क्लास को फियर का नहीं, सक्सेस का ईयर बनाइए, ठीक है बेटा। कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए कि व्हाट इज़ योर टारगेट फॉर क्लास 10th। और अगर आप चाहते हो कि मैं क्लास 10th के लिए कंप्लीट रोड मैप सीरीज़ स्टार्ट करूं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।